हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं आलोक रमन एक बार फिर से आप सबों के बीच अपने YouTube चैनल राशि रमन सीटेट क्लास के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैं CTET का ही एक नया टॉपिक और CTET के एक नए अध्याय से आपको जोड़ने आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक आप सबों ने YouTube चैनल के माध्यम से मेरे इस राशि रमन सीटेट क्लास के जरिए हमसे आपने CDP को पढ़ा है, CDP के कुछ पाठ को आपने पढ़ा है, हिंदी शिक्षण के संपूर्ण पाठ को आपने पढ़ा है, गणित शिक्षण के कुछ पाठ को आपने पढ़ा है। आज मैं उस कड़ी से अलग आया हूँ। अलग कहने का ये तात्पर्य है कि अभी तक आपने मेरे CDP को देखा, हिंदी शिक्षण को देखा और गणित शिक्षण को देखा, अर्थात आपने ये पाया कि आलोक रमन सर किस तरह से इन विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं। और आज मैं आपके सामने नए विषय लेकर आया हूँ जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। जो 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं वैसे छात्रों के लिए CTET की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं आज आप सबों के बीच उसी पर्यावरण अध्ययन को लेकर के आया हूँ और इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आया हूँ, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। अर्थात मैं पर्यावरण की अवधारणा से आपको परिचित कराने आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको यदि हमारा ये वीडियो बेहतर लगे तो निश्चित तौर पर आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर कर दें। और इतना ही नहीं, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आलोक रमन सर की जितनी भी वीडियो आए सीटेट से संबंधित या किसी भी बिंदु से संबंधित, तो वो जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटे वाला बेल आइकन एक दिखाई पड़ेगा, घंटे वाला एक बटन दिखाई पड़ेगा, उसे आप प्रेस कर लें। ऐसा करने से फायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैं जो भी वीडियो अपडेट करूंगा आपके मोबाइल फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन के तौर पर चला जाएगा कि आलोक रमन के राशि रमन सीटेट क्लास में कोई नया वीडियो ऐड किया गया है। तो उसे आप आसानी से और क्विकली देख पाएंगे और तुरंत ही देखेंगे। और एक सूचना भी मैं दे दूं कि मेरे द्वारा जो ऑनलाइन सीटेट की क्लासेस चलाई जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे घर बैठे ही मेरे द्वारा दिए गए व्याख्यान को सुनते रहते हैं, अर्थात ऑनलाइन हमारे सामने वो प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद होते हैं, बशर्ते भले वो घर पे रहते हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया के जरिए वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो जाते हैं वीडियो के माध्यम से, और वो हमसे पढ़ते हैं। तो जो बच्चे अभी से पहले हमारी कक्षा में पढ़ा करते थे उन्होंने CTET की परीक्षा भी दे रखी है, और अधिकांश हमारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे वो सभी के सभी सफल हो रहे हैं। और आने वाली जो 7वीं चरण की बहाली है उसमें मेरी कक्षा के वो सारे छात्र, लगभग सारे छात्र शिक्षक बनने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि घर बैठे बेहतर शिक्षा मिले, किसी कोचिंग क्लास में 6-6 घंटे का समय बिताना नहीं पड़े, सिर्फ 2 घंटे में और 2 महीने में कोर्स पूरी हो जाए, तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएं। अब मैं अपने नए बैच का प्रारंभ 1 मार्च से करने जा रहा हूं। मेरे क्लास में 2 रूपों से कक्षाएं चलाई जाती है। एक कक्षा सिर्फ 2 माह का होता है, जिसके तहत वैसे छात्र पढ़ते हैं जिन्हें सिर्फ 2 माह ही पढ़नी होती है, और 2 माह में मैं CDP का सारा पाठ यानी गणित शिक्षण, हिंदी शिक्षण, या इसके अलावा आप सामाजिक विज्ञान देखो, विज्ञान देखो, और हमारा हिंदी का शिक्षण देखिए या पर्यावरण शिक्षण देखिए, इन सभी शिक्षण के बिंदु को मैं पढ़ाता हूं, जिसकी पूरी फीस है 2500 रुपये। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि एक बार फीस दें और तब तक हम पढ़ें जब तक कि हम पास न सीटेट को कर जाए, तो उसके लिए आपको 8000 रुपये फीस देने होंगे। और आपको शिक्षण के सभी पाठ के साथ साथ मैं आपको सैद्धांतिक विषयों का भी ज्ञान दूंगा, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की NCERT की जो बुक है, जिसके माध्यम से पूर्ण रूप से विषय विशेष से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी मैं पढ़ाऊंगा, और लाइफ टाइम, जब तक कि आप सीटेट ना पास कर जाओ।
आप मेरे पहले वाले छात्र से जान सकते हैं कि पिछले 1.5 साल से लगभग लगातार वो हमसे पढ़ते आ रहे हैं और फीस उन्होंने मात्र एक बार दी है और मात्र 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे वो हमारी कक्षा में रहते हैं। लेकिन अन्य कोचिंग संस्थान में आप जाओ तो प्रत्येक महीने आपको 1000 रुपए के आसपास फीस देने होते हैं और पढ़ने के लिए भी 6 घंटे का समय देना होता है और उनके संस्थान में आपको जाने होते हैं। लेकिन मेरी कक्षा में ये सुविधा है कि आप अपने घर में ठंड के समय रजाई में और गर्म के समय पंखे और एसी रूम में बैठ करके मेरी कक्षा का आनंद ले सकते हैं, वो भी लाइव क्लास में, जहां आप सीधे हमसे प्रश्न कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर आपको देता चलूंगा। अब मैं नए टॉपिक की शुरुआत करता हूं। यदि किन्हीं को मेरी कक्षा से जुड़नी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जुड़ सकते हैं या यहां पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहां से जुड़ सकते हैं और सीधे आप हमारी कक्षा में जुड़ जाएंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ूं तो 9473088904 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं क्लास से जोड़ दूंगा। डेमो क्लास देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके वहीं से मेरे डेमो क्लास को देख ले। 1 माह से जब क्लास शुरू होगी तो उससे पहले आपको फीस देने होंगे। ये फीस 200 रुपये हैं, 2500 और 8000। जिस कोर्स को आपको सेलेक्ट करना हो उस कोर्स की फीस आप मेरे व्हाट्सएप नंबर वाले गूगल पे और फोन पे अकाउंट पर ट्रांसफर कर दें और मेरी कक्षा में आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। मैं क्लास का लिंक दूंगा और सीधे आप मेरी कक्षा को ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आज का जो मूल बिंदु है हमारा वो है पर्यावरण शिक्षण के तहत पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। हमें यहीं से समझना है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण क्या है। पर्यावरण से तो आप समझते ही हो कि हमारे चारों ओर के जो घिरे हुए पूरे आवरण, पूरे जो परिवेश होते हैं ना, वही वस्तुतः पर्यावरण कहलाते हैं। अब इस पर्यावरण में रहते हुए हम सीखने और सिखाने का काम करते हैं। अर्थात वस्तुतः आप देखिए हमारे चारों ओर घिरे हुए वो क्षेत्र जो हमारे इर्द गिर्द के जो क्षेत्र है, जो शून्यता का स्वरूप है, वो हमारा परिवेश है, वही पर्यावरण है। और इस परिवेश में रहते हुए हम सीखने और सिखाने का काम करते हैं, यानी अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं, अर्थात सीखने और सिखाने का कार्य कर रहे होते हैं। यही मूलतः कहलाता है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। अर्थात चारों ओर के परिवेश में रहते हुए सीखने और सिखाने की जो सामाजिक प्रक्रिया होती है ना, वही मूलतः पर्यावरण अध्ययन शिक्षण कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षण के दौरान सीखने और सिखाने की सामाजिक प्रक्रिया होती है। अब इसका एक वास्तविक स्वरूप समझिए कि आप यदि सीखना चाहते हैं और मैं यदि आपको सिखाना चाहता हूं तो मैं अकेले तो आपको नहीं सिखा सकता, हमसे सीखने वाला तो कोई चाहिए ना, अर्थात वो समाज चाहिए ना, वो परिवेश चाहिए ना। तो सामाजिक क्रिया यहां होती है कि हम किसी व्यक्ति विशेष, छात्र विशेष को सिखाने का काम कर रहे होते हैं, अर्थात अध्यापन कर रहे होते हैं। सामने वाला बंदा हमसे अध्ययन कर रहा होता है उसी परिवेश में रहते हुए। अर्थात पर्यावरण अध्ययन शिक्षण मूल रूप से सीखने सिखाने की एक सामाजिक प्रक्रिया है जो वस्तुतः परिवेश के साथ परिवर्तित होती रहती है। यानी यूं कहिए कि जिस प्रकार हमारा परिवेश बदलता रहता है ना, आज हम युवा हैं, समय के साथ हम बूढ़े होते चले जाएंगे। कुछ समय पहले हम बच्चे थे, जब मैं बचपन में था तो बैलगाड़ियां चला करती थी। जब मैं युवा अवस्था में आया तो ट्रैक्टर और 4 व्हीलर, साथ साथ बाइक चला करती हैं। और मैं बूढ़ा होऊंगा तो हो सकता है कि उस समय अधिकांश परिवार के लोग हेलीकॉप्टर से उड़ा करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो ये पर्यावरण, हमारा जो ये परिवेश है, ये परिवर्तित होता रहता है। तो जब ये परिवर्तित होता होगा ना, तो इसी में रहकर ना हम सीखने और सिखाने की क्रिया और सामाजिक प्रक्रिया को अपनाते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अर्थात शिक्षक और छात्र की जो अंतःक्रिया होती है वो इसी परिवेश में होती है ना। तो जब हमारा पर्यावरण परिवर्तनशील है तो निश्चित तौर पर हमारी शिक्षा भी परिवर्तित होती होगी। अब पहले का आधार देखिए
पहले शिक्षा देने का कोई अन्य एक ऐसा स्वरूप था ना जिसमें परंपरागत सोच व्याप्त थी, परंपरागत विचारधाराएं थी, रटंत प्रणाली का अनुसरण किया जाता था, गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी। धीरे धीरे पढ़े तो गुरुकुल विद्यालय में परिणत हो गया, और वर्तमान समय को देखिए तो विद्यालय ऑनलाइन कक्षा में परिणत हो गया। अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ना विद्यालय, ना घर, ना गुरुकुल, आप वहां हम यहां, और एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यानी बदलती हुई परिवेश के साथ हमारी शिक्षा भी बदलती जा रही है। यानी परिवर्तनशील संसार का नियम है कि जब हमारा पर्यावरण, हमारा सामाजिक परिवेश बदलेगा तो ठीक शिक्षा भी बदलेगी। और शिक्षा अभी तक जो ढांचात्मक आधार है वो शिक्षा 3 रूपों में परिवर्तित हुई है। प्राचीन समय से वर्तमान आधुनिक समय को यदि आप देखिएगा तो हमारी शिक्षा 3 ढांचाओं से गुजरी है, जिसे पहले स्वरूप में हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित, दूसरे को हम कहते हैं बाल केंद्रित, और तीसरे को हम कहते हैं सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। अर्थात शिक्षा की जो ये 3 प्रणालियां हैं ना, ये सामाजिक परिवर्तन के साथ शैक्षिक स्वरूप को बदलते चली गई है। अब पहला आधार देखिए मैं क्या कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली अर्थात यहां पर केंद्र में कौन होता होगा? शिक्षक। अर्थात मुख्य केंद्र में कौन है? महाशय शिक्षक, महामहिम महोदय। यानी ये शिक्षक केंद्रित जो प्रणाली है वो कैसी है? एकात्मक है, तानाशाही है, राजतंत्रात्मक है। अर्थात एकात्मक से तात्पर्य है कि अकेला शिक्षक यहां अधिकारी होता है, वो अपने मनोनुकूल छात्रों को परिणत करता है, जिसके कारण उसमें तानाशाही प्रवृत्ति व्याप्त हो जाती है। वो जैसे चाहता है वैसे बच्चों को शिक्षा देता है, इसके लिए उसके ऊपर डंडे ही क्यों न बरसानी पड़े। साथ ही ये शिक्षण प्रणाली राजतंत्रात्मक होती है। अब राजतंत्रात्मक समझिए, प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली को यदि आप देखिएगा तो पहले के समय में लोग गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए। अब गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी ना, वो जैसा राजा चाहता था ना वैसी ही शिक्षा दी जाती थी। जिसका सबसे सुंदर उदाहरण यदि आप देखिएगा तो महाभारत में भी दिखाई पड़ेगा, रामायण काल में भी दिखाई पड़ेगा, और इसके अलावे यदि अन्य क्षेत्रों में आप देखने जाओगे तो एकदम से प्राचीन क्षेत्र में चले जाएंगे, एकदम प्राचीन, जिसको सतयुग, त्रेता आदि हिंदू धर्मों के आधार पर कालों में विभाजित किया गया है, तो वहां पर आप हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को देख सकते हैं। उस समय की यदि एक शिक्षण प्रणाली को देखिएगा तो राजतंत्रात्मक भी थी, तानाशाही भी थी और एकात्मक भी थी। अर्थात राजा जैसा चाहते थे ना शिक्षा वैसी दी जा रही थी। अब इसका वास्तविक उदाहरण देखिए, सबसे करंट में यदि परंपरागत और प्राचीन शिक्षा में जाइएगा तो महाभारत काल में आ जाइए। महाभारत काल में आपने सुना होगा कि अर्जुन वगैरह ये सब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। अर्जुन, दुर्योधन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुशासन आदि या अश्वत्थामा, वो सभी वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक गुरुकुल था जहां छात्र गुरु के आवास पर जाकर के अस्थायी निवास बना लेते थे कुछ वर्षों के लिए, और वहीं ज्ञान प्राप्त करते थे। और गुरुकुल में शिक्षा कैसी दी जाती थी? जैसा राजा चाहता था। महाभारत काल में देखिएगा जितने भी शिष्य थे द्रोणाचार्य के, वो सभी अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्राप्त कर रहे थे। उससे पूर्व चले जाइएगा रामायण काल में तो आप देखिएगा कि गुरु वशिष्ठ के पास राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रहते थे। ये भी चारों तीरंदाजी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे? उनके घर पर ही आवास बना लेते थे। और राजा की क्या सोच थी कि हमें इसी तरह से शिक्षा देनी है, तो वही शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। उससे भी पूर्व चले जाइए हिरण्यकश्यप के समय में, सतयुग में, हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग में, वहां पर आप देखिएगा कि प्रहलाद जो एक विष्णु भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी थे और स्वयं को वो भगवान कहते थे, जबकि वास्तविक अर्थों में वो राक्षसी प्रवृत्ति, दानवी प्रवृत्ति वाले एक असुर थे। तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को, अर्थात तो उनके समय में शिक्षा ही दी जाती थी गुरुकुल में, तो अपने पुत्र को भी उसने गुरुकुल भेजा। और हिरण्यकश्यप ने
अपने साम्राज्य में स्थापित कर रखा था कि शिक्षा जब भी दी जाएगी तो बच्चे को सबसे पहले यही सिखाया जाएगा कि हमारे भगवान हिरण्यकश्यपु हैं। अब गुरुकुल में जब बच्चे सीखने जाते थे ना तो हिरण्यकश्यपु के आधार पर ही बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो शिक्षा क्या दी जाती थी कि सबसे पहले बोलो कि भगवान हिरण्यकश्यपु की जय, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। अर्थात यदि ये शिक्षा दी जा रही है ना कहीं ना कहीं राजतंत्रात्मक है कि राजा का पूर्ण हस्तक्षेप है। और दूसरा तानाशाही स्वरूप क्या है कि यदि राजा के द्वारा तय की गई शिक्षा शिक्षक नहीं दे रहे हैं और छात्र प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। जैसा कि आपने प्रहलाद के बारे में सुना होगा, उसे पहाड़ियों से फेंक दिया गया था और माता लक्ष्मी ने उसे बचा लिया था। कमल आसन पर आकर के प्रहलाद को बचाने का काम किया था। अर्थात ये कौन सी शिक्षा है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, जहां राजा के बातों को मानते हुए राजा के नियमों के आधार पर तानाशाही तौर पर ज्ञान दिया जाता है। और साथ ही केंद्र में अकेला शिक्षक मौजूद रहता है जिसका एकाधिकार रहता है, इसीलिए इसे एकात्मक शिक्षा प्रणाली कही जाती है। लेकिन शिक्षा की प्रणाली वैसे ही नहीं रही। समय बदला, परिस्थितियां बदली, परिवेश बदला, वातावरण बदला और समय आ गया आधुनिकता का, अर्थात मध्यकालीन समय। अब जैसे जैसे हमारी सोच बदली, हमारा परिवेश बदला, हमारी सामाजिक ढांचाएं बदल गई और जब वो बदली तो उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? हमारी शिक्षा पर। हमेशा ध्यान रखिए, आप जिस परिवेश में रहते हैं और उस परिवेश के तहत जैसा समाज होगा, परिवेश के आधार पर समाज बदलेगा। और जब समाज बदलेगा तो सिर्फ समाज के बदलाव का प्रभाव आम व्यक्ति पर सिर्फ किसी एक क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा, अपितु उसके सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा। उसी क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र है शिक्षा, तो शिक्षा भी इस बदलाव से अछूती नहीं रहेगी। तो शिक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वही प्रभाव शिक्षा पर पड़ी और शिक्षा राजतंत्रात्मक के बजाय हो गई बाल केंद्रित, जिसका वास्तविक उदाहरण मध्यकालीन भारत को देखिएगा या वर्तमान समय में आने वाले उस मध्यकालीन से आधुनिक भारत की ओर बढ़ने वाली उस कदम को देखिएगा, जहां पर मौजूद थे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, गीजू भाई बधेका, उसके बाद अरविंदो घोष, कृष्णमूर्ति। इन सभी महान विचारकों को यदि आप देखिएगा, विवेकानंद, इन सभी के विचारों को देखिएगा तो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं। अर्थात इन लोगों का क्या मानना है? अब समाज बदल गया है तो इनकी सोच बदल गई है, विचारकों की सोच बदली है और इसका सीधा प्रभाव शिक्षा पर भी गया। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा बाल केंद्रित हो, यानी राजा के द्वारा तय की गई शिक्षा ना दी जाए बच्चों को। तो शिक्षा कैसे दी जाए? तो बालक की मानसिकता के अनुसार तय शिक्षा दी जाए। अर्थात बालक जैसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हो ना, उस अनुरूप दो। तो केंद्र में आप बच्चे को रखिए, यानी बालक केंद्र में रहेगा और बालक एवं शिक्षक के बीच में व्यावहारिक अंतःक्रिया होगी, जिसके कारण भावनात्मक और मानवीय मूल्यों का विकास होगा और उसी आधार पर एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जहां पर बच्चे की मनोवृत्ति के अनुकूल शिक्षा दी जाएगी। जिसका सुंदर उदाहरण बदलता हुआ परिवेश का है, जिसमें बालक को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा दी जाने लगी कि बच्चा चाहता क्या है। यह चीज ध्यान रखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में पूर्ण बालक स्वतंत्र नहीं है, आधार शिक्षक पर ही यह केंद्रित है। लेकिन शिक्षक देख क्या रहे हैं? इनकी मनोवृत्ति। यहां पर शिक्षक क्या देख रहे थे? अपनी मनोवृत्ति। शिक्षक जैसा चाहते थे वैसा पढ़ाते थे। यहां शिक्षक क्या देख रहे हैं कि बालक रुचि किधर लेता है, तो उसके अनुकूल उसे शिक्षा दो, यानी शिक्षा देंगे हम, फुल कमांड हमारा ही होगा, लेकिन केंद्र में कौन होगा? बालक। अर्थात इस शिक्षा प्रणाली को क्या कहा गया? लोकतंत्रात्मक, यानी जन की बातों को माना जाएगा। बालकों के परिवेश को देखते हुए, उसकी मनोवृत्ति को देखते हुए, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्तियों को देखते हुए ज्ञान देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये जो बदलाव की जो बयार है ना, ये थमती नहीं है। परिवेश की जो परिवर्तनशीलता है ना, ये रुकती नहीं है और इसका सीधा प्रभाव हमारी शिक्षा पर भी पड़ता है कि हमारी जो सामाजिक रीति रिवाजें हैं, हमारी जो संस्कृति है, ये भी बदलती चली जाती है। और जब ये बदलती है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ता है, हमारे रहन सहन पर पड़ता है, हमारे इस पूरी दिनचर्या पर पड़ता है। तो वो प्रभाव फिर शिक्षा पर पड़ा।
और ये प्रभाव कब पड़ा? 1990 के आसपास, 94 के आसपास, जो दिखाई पड़ता है सलमान का सम्मेलन। अर्थात अब शिक्षा ना तो रही शिक्षा केंद्रित, ना ही रही बाल केंद्रित। बदलते परिवेश में, वर्तमान आधुनिक समय में शिक्षा क्या हो गई? समावेशी। वकालत इसी चीज की गई ना कि शिक्षा दी जाए समावेशी, सभी को समान अधिकार हो और सभी के अनुकूल शिक्षा हो और सभी को सीखने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा दी जाने लगी, तो समावेशी शिक्षा को साकार कैसे किया जाए? तब इस बदलते परिवेश में आई शिक्षा की तीसरी प्रणाली, सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली अर्थात इसे हम कह सकते हैं रचनात्मक शिक्षण प्रणाली या हस्तक्षेप रहित प्रणाली। देखिए, बालक यहां स्वतंत्र था, परंतु सीधा प्रभाव शिक्षक का यहां पड़ रहा था। केंद्र में बालक था, लेकिन शिक्षक के प्रभाव से अछूता नहीं था। ज्ञान शिक्षक उसकी मनोवृत्ति के अनुकूल देते थे, लेकिन यहां पर पूर्ण आजादी दे दी गई। जब सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली का समय आया तो बालक को पूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया कि कैसे शिक्षा दी जाए। तो बालक को सीखनी है ना, तो उसे आजादी दे दो। वो जैसे सीखना चाहता है ना, वैसे रचनात्मक तौर पर उसे कार्य करने की आजादी दे दो, ताकि बालक बेहतर ढंग से सीख सके। अर्थात बदलती हुई परिस्थिति और आधुनिकता के काल को देखिएगा, वर्तमान समय को देखिएगा, तो हमारी शिक्षा प्रणाली हो गई रचनात्मक, सृजनात्मक या हस्तक्षेप, जहां बालक को ही आजादी दे दी गई कि वो अपने अनुसार सीख सकता है, रचनात्मक ढंग से स्वयं से कार्य करते हुए सीखेगा। अर्थात शिक्षक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, पूर्ण रूप से बालक आजाद है। इस प्रकार से बालकों को शिक्षा देने की शिक्षा देने के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब अगले बिंदु के तौर पर हम इस प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए अगले बिंदु की ओर, अगले कड़ी की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। तो उससे पहले मैं इस जो ये पूरा जो हमारा ये व्हाइट बोर्ड है ना, इसे मैं पहले साफ कर देता हूं। 2 मिनट के लिए मैं अपने इस वीडियो को स्टॉप करता हूं, रोकता हूं, फिर से इसे साफ करके और फिर नए सिरे से इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूं। चलिए, मैं फिर से आ गया हूं इसी बिंदु को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी से पहले मैंने छोड़ा था कि उसके 3 क्षेत्र थे, यानी पर्यावरण के 3 क्षेत्र क्या हैं? तो जिसके आधार पर संरचनाएं बदलती हैं, उसका सीधा प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। वो बदलते परिवेश के ही आधार पर 3 क्षेत्र, उनके 3 स्वरूप दिखाई पड़े। अब उन 3 स्वरूपों से जब हम आगे बढ़ेंगे तो मूल रूप से वो परिवर्तनशील क्षेत्र थे, जहां परिवर्तन होता है और जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो मूल रूप से अब उन क्षेत्रों को देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हमें पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण करनी होती है। तो उससे पहले हम ये भी देख लें कि हमारा जो ये समाज होता है और इसके साथ जो भौतिक घटकों की अंतःक्रिया होती है, ये मूल रूप से हमारा पर्यावरणीय अध्ययन होता है। अब हमारा क्षेत्र भी तो इसे से चलेगा ना, हमारे समाज से, हमारे प्रकृति से, और हमारा सामाजिक और प्राकृतिक ढांचा हमारे आर्थिक क्षेत्र की ओर हमें ले जाएगा। तो हम उन 3 क्षेत्रों को देखेंगे। तो पहला जो पर्यावरण का क्षेत्र है शिक्षण का, वह है प्राकृतिक, जिसके तहत हम पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान आदि के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो क्षेत्र हमारा है वह है सामाजिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम अपने परिवार के बारे में समझते हैं, समुदाय के बारे में समझते हैं, पड़ोस के बारे में समझते हैं। और तीसरा क्षेत्र होता है आर्थिक, अर्थात इसको हम कहते हैं संरक्षण का क्षेत्र, जिसके तहत हम विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों और आहारों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये सभी हमारे परिवेश से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, जिनका अध्ययन हम किसके तहत करते हैं? पर्यावरण अध्ययन के तहत। अब इन 3 क्षेत्रों में प्राकृतिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जहां पर पर्यावरण शिक्षण के दौरान हम बालकों को प्राकृतिक परिवेश से परिचित कराते हैं। अर्थात हम बच्चे को नदियों से परिचित कराएंगे, पहाड़ों से, पठारों से, तालाबों से, आदि से, झरनों से परिचित कराएंगे, ताकि बालक उनके भावों को समझ सके। दूसरा क्षेत्र जो आता है वो हमारा आता है सामाजिक क्षेत्र। अब इस सामाजिक क्षेत्र के तहत हम बालक में मूल रूप से क्या करेंगे?
तो बालक को उसके परिवार, समाज, परिवेश, समुदाय आदि से जोड़ते हुए उसे नवीन ज्ञान देंगे। यानी यूं कहिए कि बालक को परिवार, समाज और समुदाय से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान देने का जो क्षेत्र होगा, जो वास्तविक आधार होगा, वो क्षेत्र ही कहलाएगा हमारा सामाजिक क्षेत्र, जिसके तहत परिवार, समुदाय, पड़ोस आदि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है ना, वो मूल रूप से हमारा आता है आर्थिक क्षेत्र, जिसे संरक्षण का क्षेत्र भी कहते हैं। मूल रूप से हम बालक को क्यों ये इन क्षेत्रों से अवगत कराते हैं? ताकि बालक में भी संरक्षण का भाव आ सके। वस्तुतः बालक पूर्ण रूप से अपने परिवेश को समझ सके, उनमें स्वस्थ आदतों का निर्माण हो सके। संरक्षण के भाव आने से तात्पर्य है स्वच्छ आदत का निर्मित होना, अर्थात प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाने का ज्ञान प्राप्त होना। अब जब बालक को हम परिवेश से जोड़ेंगे, उसकी प्राकृतिक घटा से, छटा से जोड़ेंगे, तभी तो उसे पता चलेगा कि इन प्राकृतिक क्षेत्रों का विनाश करने से हमें क्या नुकसान होगा। तो बालक उसके संरक्षण के लिए उतारू होंगे, अर्थात उनमें स्वस्थ आदत निर्मित होते चले जाएंगे। अब क्षेत्र के बाद हम मूल रूप से समझेंगे कि इस पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्यों है, क्या है। अर्थात एक शिक्षक के तौर पर हम बालकों के सामने पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण क्यों करते हैं, क्यों पर्यावरण की अवधारणाओं से हम बालक को परिचित कराते हैं। तो उसका सबसे पहला जो उद्देश्य हमारा निकल के आता है वो है किताबी जीवन, यानी सैद्धांतिक ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ देना। सैद्धांतिक ज्ञान को हम इसलिए बाह्य जीवन से जोड़ते हैं ताकि बालक में संरक्षण का गुण आ जाए, वो प्रकृति को समझना शुरू कर दे, उसे बिगाड़ने के बजाय उसे बनाने का प्रयास करे। अर्थात यूं कहिए कि हम अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना चाहते हैं, इसीलिए पर्यावरण अध्ययन की हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, ताकि बालक में अनुकूल मनोवृत्ति यानी प्रकृति के अनुसार चलने का भाव पैदा हो। उसके मन में ये चीज फिट हो जाए कि प्रकृति जैसा चाहती है ना, हमें उसी के साथ चलना चाहिए, ना कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। अर्थात प्रकृति के साथ चलने का भाव, अनुकूल मनोवृत्ति का हम विकास कर सकते हैं। इसके अलावे इससे पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न होगा। यानी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण हम इसलिए करते हैं ताकि बालक में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न हो सके। सरोकार से तात्पर्य है कि पर्यावरण के प्रति लगाव का उत्पन्न होना, अर्थात बालक पर्यावरण से जुड़ सके। और इसीलिए एक शिक्षक पर्यावरण से लगाव कराने के लिए ही बालक को पर्यावरण की उपयोगिता से परिचित कराता है। अर्थात पर्यावरण शिक्षण के दौरान एक शिक्षक यदि उपयोगिता के बारे में बता रहा है ना, बालकों को अपने परिवेश, पर्यावरण, प्रकृति आदि की उपयोगिताओं से भी परिचित करा रहा है ना, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? सरोकार उत्पन्न करना। अर्थात बालक को पर्यावरण के साथ जोड़ना, उसका लगाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से हम किससे परिचित कराते हैं? तो पर्यावरण की उपयोगिता से, प्राकृतिक क्षेत्रों की, उस प्राकृतिक उपस्थित वस्तुओं की उपयोग करने की क्षमताओं को हम इसीलिए जोड़ते हैं ताकि बालक पर्यावरण को समझ सके और उसके साथ उसका लगाव हो सके। और जब लगाव उत्पन्न होगा तो स्वतः ही बालक में परिपक्वता आएगी। अर्थात परिपक्वता से तात्पर्य है पर्यावरण संरक्षण का भाव का आना। यदि बालक का पर्यावरण के प्रति जुड़ाव होगा, उसके प्रति लगाव आएगा ना, तो परिपक्वता आएगी, अर्थात बालक में पर्यावरण के संरक्षण का भाव आएगा। यानी यूं कहिए कि बालक में स्वस्थ आदतों का निर्माण होगा। बालक अपने पर्यावरण को बचाने का पूर्णतया प्रयास करेगा ताकि पर्यावरण को विनष्ट होने से बचाते हुए अपनी भूमंडल को वो बचा सके। इसलिए भी शिक्षक प्राथमिक कक्षा से पर्यावरण शिक्षा को बच्चों में पुट करता है, भरता है, ताकि बालक का पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न हो। लगाव उत्पन्न करने के लिए उपयोगिता बताता है, और जब लगाव उत्पन्न होता है तो बालक में परिपक्वता आती है और पर्यावरण के प्रति संरक्षण का भाव आता है, जिससे प्राणी, यानी यूं कहिए कि बालक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है। संवेदनशील होने से तात्पर्य है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता आती है। यानी बालक अब जानने लगा है उसकी उपयोगिता, तो उसे समझ में आने लगा है कि जल का क्या उपयोग है। तो जल हमें जीवन देती है, जल यदि ना रहे तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो क्या करेगा? जल के प्रति संवेदनशील होगा, जागरूकता का विकास हो गया है, अब वो जल को नष्ट करने से दूरी बनाएगा।
लोगों को भी सलाह देगा कि वो जल को बचाए, अर्थात प्राणी संवेदनशील होगा, संवेदनशीलता आएगी तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उसमें विकास होगा। जब प्राणी जागरूक होगा तो उसमें भाव क्या आएगा? सकारात्मक। यानी पर्यावरण से जब जुड़ा होगा प्राणी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होगा, अर्थात उसमें जागरूकता का विकास होगा तो उसकी सोच होगी सकारात्मक, भाव आएंगे मित्रता का, साथ ही निर्मित होंगे आदत कैसे? तो एकदम स्वस्थ, ताकि संरक्षण का भाव विकसित होता रहे। इस प्रकार से मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन शिक्षण नामक बिंदु से अवगत कराया, अर्थात पर्यावरण की अवधारणा से आपको परिचित कराया। अगला जो सीटेट का टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा की तरफ, वो बिंदु विशेष है एकीकृत शिक्षा। तो अगले बिंदु को जब मैं लेकर के आऊंगा आपके बीच, तो वो एकीकृत शिक्षा होगी। ये वीडियो जिसे मैं अभी आप सबों के बीच प्रस्तुत किया हूं, ये टॉपिक यदि आपको बेहतर लगा हो हमारी पर्यावरण शिक्षा की क्लास, तो कमेंट जरूर आप करें और हमेशा ध्यान रखें कि मैं अकेले ही सभी बिंदुओं से आपको परिचित कराऊंगा। सीटेट का प्रत्येक पार्ट मैं अकेले आपको पढ़ाऊंगा। यदि हमारा वीडियो बेहतर लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन दबा लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन सीटेट क्लास से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें सलाह दें कि वो राशि रमन के ही सीटेट क्लास से जुड़े, उन्हें हमारा लिंक आप प्रोवाइड कराएं ताकि वो हमारे क्लास से जुड़े। एक पे क्लास चलता है, लेकिन घर बैठे मैं ज्ञान देता हूँ लाइव क्लास में। बच्चे सीधे हमसे जुड़ेंगे, हमसे प्रश्न करेंगे, हमसे जवाब प्राप्त करेंगे और आत्मसंतुष्ट होंगे, अर्थात मैं संतुष्ट करने का पूर्णतया प्रयास अपने ऑनलाइन क्लास में करता हूँ। और पिछली बार जो सीटेट की परीक्षा जो अभी दिसंबर और जनवरी में आयोजित हुई है, इसका रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है, जिसका परिणाम आपके बीच उपस्थित रहेगा और उसे भी मैं वीडियो बना करके दूंगा कि मेरे क्लास के बच्चे कितने प्रतिशत बच्चे सफल हुए हैं जो 7वें चरण में नौकरी करने वाले हैं, शिक्षक के तौर पर चयनित होने वाले हैं। तो आने वाले रिजल्ट के बाद मैं अपनी क्लास की सफलता का बखान करने आपके पास जरूर आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को शेयर करें और हमेशा बने रहें राजश्री रमन सीटेट क्लास से।